प्लूटो एक ऐसा ड्वार्फ प्लेनेट जिसके बारे में जानने के लिए भले ही आज हम क्यूरियस हैं, लेकिन इसे हमेशा से ही इग्नोर किया गया, चाहे पायनियर मिशन हो या फिर वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। लेकिन लगातार विवादों में रहने की वजह से प्लूटो के प्रति वैज्ञानिकों की क्यूरियोसिटी बढ़ती गई और आखिरकार 2006 में प्लूटो के लिए एक डेडिकेटेड मिशन न्यू होराइजन्स लॉन्च कर दिया गया। प्लूटो अब लाइमलाइट में आ चुका था। 2006 में न्यू होराइजन मिशन हो या फिर प्लूटो का प्लैनेट्स की कैटेगरी से निकाले जाना, प्लूटो पर अब बातें होने लगी थी। हालांकि प्लूटो का यह एक्सप्लोरेशन इतना इजी भी नहीं था। न्यू होराइजन मिशन ने प्लूटो से रिलेटेड कई सवालों के जवाब भी दिए, लेकिन कई और रहस्य भी अब हमारे सामने थे, जिनका जवाब न तो न्यू होराइजन के पास था और न ही हमारे पास। लेकिन एक बात है कि ये मिशन वर्थ इट था। लेकिन न्यू होराइजन ने प्लूटो पर ऐसा क्या देखा जो हमारे लिए आज तक रहस्य बना हुआ है, और अब साइंटिफिक कम्युनिटी में चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं कि उन रहस्यों को सुलझाने के लिए प्लूटो पर एक नया मिशन भेजा जाए। तो आखिर क्या है वो मिस्ट्रीज और कैसा होगा प्लूटो पर जाने वाला नया मिशन, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले बात प्लूटो और न्यू होराइजन मिशन की करते हैं। न्यू होराइजन खुद में एक लंबी कहानी है। 1989 से 2003 तक करीब इन 14 सालों में इस मिशन को फाइनलाइज किया जा सका। दर्जनों मिशन कॉन्सेप्ट्स, प्रपोजल्स पे प्रपोजल्स, ऊपर से फंडिंग्स में कटौती, लेकिन आखिरकार राइवल टीम्स के एक दमदार कंपटीशन से नासा ने अपना प्लूटो फ्लाईबाय मिशन यानी कि न्यू होराइजन्स को चुन लिया था। टाइम बहुत कम था। अगर कम फ्यूल में प्लूटो तक पहुंचना था तो जुपिटर के ग्रेविटी असिस्ट को यूज करना जरूरी था। तो इसके लिए 2006 की एक क्रिटिकल लॉन्च विंडो तय की गई। अब 2003 को मिलाकर कुल 2006 तक 4 साल का समय था इस मिशन को डिजाइन, बिल्ड और टेस्ट करने के लिए। इसके लिए एकदम टाइट शेड्यूल बनाया गया। हजारों वैज्ञानिक इस मिशन पर जी जान से काम कर रहे थे और आखिरकार इस टारगेट को अचीव करने के बाद 9 जनवरी सन 2006 को न्यू होराइजन को फाइनली लॉन्च कर दिया गया। इसके बाद न्यू होराइजन ने अंतरिक्ष के अंधकार में करीब 9.5 साल तक सफर किया और आखिरकार पहुंच पाया प्लूटो और इसके 5 चंद्रमाओं के पास। ये घटना अपने आप में ऐतिहासिक थी। 14 जुलाई सन 2015 का वो दिन सच में उन लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा पल था जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस मिशन में लगा दी थी। जी हाँ, ये पूरा एक मिशन एकदम शुरुआत से लेकर आखिर तक 26 साल का था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस मिशन का ना तो कोई बैकअप था, ना प्लान बी था और ना ही वॉयेजर 2 अगर वॉयेजर 1 फेल होता है तो। खैर, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चला। न्यू होराइजन कामयाब रहा। अगर सही मायनों में देखा जाए तो हमारे ही सौरमंडल ने हमें उस आखिरी छोर तक पहुंचाया था। भले ही समय लगा, लेकिन दैट वाज वर्थ इट। जब न्यू होराइजन से डेटा धरती पर आया तो उसने प्लूटो पर बहुत बड़े नाइट्रोजन के ग्लेशियर्स दिखाए, मीथेन और वाटर आइस के बड़े बड़े पहाड़, एक कॉम्प्लेक्स एटमॉस्फेयर और एक ऐसी दुनिया दिखाई जो करीब पिछले 4 अरब साल से इंटेंसली एक्टिव मालूम पड़ रही थी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा और कुछ भी था। डेटा में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एविडेंसेस भी देखने को मिले। प्लूटो के इतिहास में इसकी सतह पर तरल के होने के ट्रेसेस भी थे। आइस वॉल्केनोज जो कि सतह के ऊपर फूट रहे थे, और एक महासागर, एक छिपा हुआ पानी का महासागर इसकी सतह के नीचे। वैज्ञानिकों को एक मिशन से इतना कुछ मिलना किसी खजाने से कम नहीं था। प्लूटो के अलावा इसके मून्स ने भी डिसअपॉइंट नहीं किया। न्यू होराइजन के डेटा ने बताया कि प्लूटो का चांद शेरन अतीत में हुए प्लूटो और किसी ड्वार्फ प्लैनेट के बीच एक बड़ी टक्कर के कारण बना है। इसके अलावा शेरन की सतह बेहद रहस्यमय तरीके से रिफ्लेक्टिव है, पर इसके पोलर कैप्स एकदम डार्क हैं, जो कि हो सकता है कि वहां से मीथेन इसके एटमॉस्फेयर से एकदम एस्केप कर गई हो, जिसकी वजह से पोल्स पर शेरन डार्क दिखाई देता है। ये तो महज कुछ ही खोजें हैं जो न्यू होराइजन ने अपने सिंगल फ्लाईबाय के दौरान की थी, लेकिन अब वैज्ञानिकों को लगता है कि उनसे बहुत कुछ छूट गया है। असल में अब एक नए मिशन की जरूरत है प्लूटो को और गहराई में स्टडी करने के लिए और इससे जुड़ी पहेलियों को सुलझाने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर न्यू होराइजन के बाद भी हमें प्लूटो के लिए मिशन क्यों भेजना चाहिए। तो इसके कई कारण हैं। पहला है कि न्यू होराइजन एक फ्लाई बाय नेचर का मिशन था। स्पेसक्राफ्ट प्लूटो की तरफ 84,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ रहा था और प्लूटो फ्लाईबाय के दौरान ये 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से प्लूटो के नजदीक से निकल गया और इस दौरान न्यू होराइजन
प्लूटो की 40% सरफेस को ही ढंग से मैप कर पाया, और शैरन के केस में भी कुछ ऐसा ही था। इसके अलावा प्लूटो के जो 4 चंद्रमा बच गए उनके बारे में तो हम और भी कम जान पाए हैं, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट उनकी तरफ गया ही नहीं। दूसरी चीज, प्लूटो एक डायनेमिक वर्ल्ड है, यानी कि यहाँ पर हर पल कुछ न कुछ बदलता रहता है। नाइट्रोजन के ग्लेशियर्स, एवलांचेस और यहाँ का कॉम्प्लेक्स एटमॉस्फेयर यहाँ की जियोलॉजी को चेंज करता रहता है। पर न्यू होराइजन के फ्लाई बाय के दौरान हम प्लूटो पर सिर्फ 24 घंटे के करीब ही नजर रख पाए, जिससे कि हमें यहाँ का एक बेहतरीन स्नैपशॉट तो मिल जाता है, लेकिन इससे हमें प्लूटो पर होने वाले डेली चेंजेस, सीजनल चेंजेस और जियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। और ये काम सिर्फ एक ऑर्बिटर मिशन से ही पॉसिबल हो सकता है, जो प्लूटो के ऑर्बिट में सालों साल तक घूमता रहे। फ्लाईबाय मिशन से ऐसा करना इम्पॉसिबल है। और तीसरी चीज जो हमें प्लूटो के लिए नए मिशन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, वो है नए और एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स। हम ये जानते हैं कि न्यू होराइजन के डेटा से जो नए सवाल खड़े हो रहे हैं, उन्हें हम एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम प्लूटो पर एक ऑर्बिटर मिशन भेजते हैं, तो हम रडार के जरिए इसके ग्लेशियर्स के अंदर तक झांक सकते हैं और पता कर सकते हैं कि ये कितने गहरे हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर से इसके एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन और यहाँ पर पाई जाने वाली हेज के नेचर को भी हम समझ सकते हैं। और इसके अलावा रेडियो ट्रैकिंग से हम प्लूटो पर इसके इंटीरियर में मौजूद ओशंस का भी पता लगा सकते हैं कि वाकई वो एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। थर्मल मैपर से ये पता लगाया जा सकता है कि प्लूटो के अथाह ग्लेशियर्स को आखिर पावर कहाँ से मिल रही है। क्या इसके अंदर आज भी एंशिएंट आइस वॉल्केनोज एक्टिव हैं? ये भी पता लगाया जा सकेगा। क्या ये प्लेनेट जिंदा है, यानी क्या इसकी कोर आज भी एक्टिव है या डेड है, या फिर ठंड से जम चुकी है। बिना मैग्नेटोमीटर के ये पता नहीं लगाया जा सकता, और बिना ऑर्बिटर के ये पॉसिबल नहीं है। और आखिरकार प्लूटो के पोल्स की डार्कनेस में मैप करने के लिए हमें लाइडार जैसे एडवांस और एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे, जिससे हमें प्लूटो के नाइट साइड और डे साइड में आने वाले टेम्परेचर चेंजेस का पता चल सके। और इन सब कामों को अच्छे से करने के लिए हमें एक ऑर्बिटर चाहिए होगा, और वो ऑर्बिटर एक दिन या फिर कुछ दिन नहीं बल्कि सालों के ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया जाए, जो हफ्ते दर हफ्ते हमें डेटा भेजता रहे, और वो प्लूटो और उसके चंद्रमाओं पर लगातार नजरें बनाए रखे और उनकी जियोलॉजी और एटमॉस्फेयर को इवॉल्व होते हुए देख पाए। मिशन डिजाइन। प्लूटो के लिए ये मिशन कॉन्सेप्ट तो रेडी है, लेकिन इस मिशन को डिजाइन करना अगला सबसे चैलेंजिंग स्टेप है। साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस टॉपिक पर पूरे 2 साल तक रिसर्च की कि प्लूटो के ऑर्बिट में एक ऑर्बिटर को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। रिसर्च में पता चला कि न्यू होराइजन के स्केल के स्पेसक्राफ्ट को एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स के साथ लॉन्च करने के लिए नए सैटर्न वी क्लास के नए लॉन्च व्हीकल की जरूरत होगी। जुपिटर के ग्रेविटी असिस्ट, एक न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक स्टेज और एक केमिकल propulsion ब्रेकिंग स्टेज हमें चाहिए होगा प्लूटो तक पहुंचने के लिए। वैज्ञानिकों ने स्टडी में पता लगाया कि ऑर्बिटर में किस तरह के पेलोड्स होने चाहिए, किस तरह का ऑर्बिटर टूर पॉसिबल हो पाएगा, स्पेसक्राफ्ट में मेन एट्रीब्यूट्स क्या होंगे और स्पेसक्राफ्ट को धरती से प्लूटो तक कैसे पहुंचाया जाएगा। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू जो इस स्टडी से मिला वो था प्लूटो तक पहुंचने के लिए प्रपल्शन सिस्टम रिक्वायरमेंट का सॉल्यूशन। पहले तो रिसर्चर्स ने काफी ज्यादा प्रोपेलेंट मास ऐड कर दिया था स्पेसक्राफ्ट में, लेकिन बाद में उन्होंने ये पाया कि वर्चुअली उन्हें प्लूटो और इसके मून्स को एक्सप्लोर करने के लिए जो प्रोपेलेंट चाहिए उसे एलिमिनेट किया जा सकता है प्लूटो के सबसे बड़े चांद शैरन के क्लोज फ्लाईबाय करके, यानी कि रिपीटेड ग्रेविटी असिस्ट का यूज करके। ये बिल्कुल सैटर्न को एक्सप्लोर करने के लिए भेजे गए कैसिनी मिशन के जैसा है, जिसने सैटर्न और उसके मून्स को स्टडी करने के लिए उसके सबसे बड़े चांद टाइटन की ग्रेविटी असिस्ट का यूज किया था। और जब वैज्ञानिकों की टीम ने इस आइडिया को सिमुलेट किया तो इसने एकदम परफेक्ट काम किया, जिसने मोस्ट ऑफ द फ्यूल ले जाने का झंझट ही खत्म कर दिया। द टाइमलाइन। मिशन डिजाइन के बाद इस मिशन की टाइमलाइन को वैज्ञानिकों ने कुछ इस तरह से क्रिएट किया। दिसंबर 2028 में ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। दिसंबर 2030 में ये जुपिटर को फ्लाईबाय करेगा और ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट से अपनी स्पीड को बढ़ा लेगा। 2046 में जाकर ये प्लूटो के ऑर्बिट में जाने के लिए ब्रेकिंग को यूज करेगा और सन 2059 में ये मिशन पूरा होगा। हम प्लूटो तक और भी जल्दी पहुंच पाएंगे अगर हमारे पास ब्रेकिंग थ्रस्ट बढ़ाने के लिए एक हाई पावर न्यूक्लियर सिस्टम मौजूद हो, जिससे स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के पास जाकर तेजी से स्लो डाउन हो सकेगा। लेकिन अभी के हिसाब से हमारे लिए स्लो ट्रेजेक्ट्रीज ही फिजिबल हैं।
ये मिशन 2 साल तक प्लूटो और इसके चंद्रमाओं को स्टडी करेगा। शेरन के ग्रेविटेशनल असिस्ट को यूज करके ब्रेकिंग मैन्यूवर को कंप्लीट किया जाएगा और इसके बाद प्लूटो के ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट को प्लेस किया जाएगा। प्लेनेट के अराउंड इसके ऑर्बिट कुछ हफ्ते के ड्यूरेशन का होगा और इस क्लोज फ्लाईबाय के दौरान ये प्लूटो के हर एक मून को एक्सप्लोर करता जाएगा। इस तरह के दर्जनों भर फ्लाईबाय किए जाएंगे और अकेले शेरन के 30 से भी ज्यादा क्लोज फ्लाईबायज को प्लान किया गया है। इस स्पेसक्राफ्ट दोनों इक्वेटोरियल और पोलर ऑर्बिट्स में प्लूटो को मैप कर पाएगा, साथ ही इसके अपर एटमॉस्फेयर से सैंपल्स को भी कलेक्ट कर पाएगा। हालांकि ये मिशन काफी लंबे समय तक चलेगा, लेकिन 2 साल के तय वक्त के बाद स्पेसक्राफ्ट को अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना होगा। द स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट की मोस्ट ऑफ द कैपेबिलिटीज जो हमें चाहिए वो न्यू होराइजन के समान ही होंगी, लेकिन फ्लाइट सिस्टम की वजह से ऑर्बिटर का पेलोड मास करीब दोगुना हो जाएगा। एक फुल फ्लेजेड स्पेसक्राफ्ट सिस्टम और साथ में इलेक्ट्रिकल और केमिकल प्रपल्शन सिस्टम का भार ही करीब 2339 किलोग्राम के करीब होगा। ये फिलहाल अभी के एस्टिमेट्स हैं। हालांकि जो लॉन्च व्हीकल वैज्ञानिकों ने चुना है इसे लॉन्च करने के लिए, वो इससे भी 30% ज्यादा पेलोड को स्पेस में लॉन्च कर सकता है। भले ही ऑर्बिटर की मोस्ट ऑफ द कैपेबिलिटीज न्यू होराइजन के समान ही होंगी, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस भी होंगे और यहाँ पर हम प्रपोज्ड ऑर्बिटर और न्यू होराइजन में 3 प्राइमरी डिफरेंसेस पर बात करेंगे। पहला है, ऑर्बिटर को ज्यादा ऑन बोर्ड फ्यूल चाहिए होगा, क्योंकि अपने मिशन पीरियड के दौरान उसे अपनी ऑर्बिट में लगातार करेक्शंस करने होंगे। इसके अलावा ऑर्बिट में एक पॉइंट पर स्टेबल रहने के लिए लगातार रिएक्शन व्हील्स को ऑपरेट करने के लिए भी फ्यूल चाहिए होगा, जबकि न्यू होराइजन में फ्यूल की मात्रा काफी कम थी। दूसरा है ज्यादा बड़े ऑनबोर्ड डेटा स्टोरेज की जरूरत। न्यू होराइजन 16 GB के ऑनबोर्ड डेटा स्टोरेज के साथ भेजा गया था, जबकि ऑर्बिटर को ज्यादा फ्रीक्वेंटली काम करना पड़ेगा, इसीलिए रिलायबल डेटा स्टोरेज जरूरी हो जाता है। तीसरा और सबसे बड़ा जो चेंज होगा वो होगा ज्यादा कैपेबल कम्युनिकेशन सिस्टम को लेकर। न्यू होराइजन के सिंगल फ्लाईबाय मिशन के डेटा को रिटर्न करने के लिए जिस कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाया गया था, उसने 16 महीनों में अपना काम पूरा किया था, जो कि एक ऑर्बिटर के लिए यूजफुल नहीं है। ऑर्बिटर को हर 15 से 30 दिन के अंदर कलेक्टेड डेटा धरती पर भेजना होगा, जिसके लिए कहीं ज्यादा बड़ा डिश एंटीना और ट्रांसमीटर चाहिए होगा, जो कि न्यू होराइजन से करीब 10 गुना ज्यादा पावरफुल होगा। इसके साथ ही वो कैपेबल होगा अपने सॉफ्टवेयर से बैकग्राउंड नॉइज अपनी इमेजेस और स्पेक्ट्रा से रिमूव करने में। और खुशकिस्मती है कि ये सारे चेंजेस करने के लिए हमें कोई नई टेक्नोलॉजी विकसित करने की जरूरत नहीं है। ये मिशन हमारी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ ही फेजिबल है। 2015 से पहले, यानी कि प्लूटो के एक्सप्लोरेशन से पहले, ज्यादातर प्लैनेटरी साइंटिस्ट यही सोचते थे कि न्यू होराइजन के बाद एक नेचुरल फॉलो फ्लाईबाय मिशन किया जाए, जिससे काइपर बेल्ट के सभी ड्वार्फ प्लैनेट्स को भी एक्सप्लोर कर लिया जाएगा। इस तरह से ड्वार्फ प्लैनेट्स की डाइवर्सिटी को हम बिल्कुल उसी वे में एक्सप्लोर कर सकते हैं जैसे मैरिनर, पायनियर और वॉयेजर मिशंस ने एक्सप्लोरेशन को अंजाम दिया था। उन्होंने पहले टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और फिर सभी गैस जायंट्स को स्टडी किया था। हालांकि प्लूटो सिस्टम की स्पेक्टेकुलर कॉम्प्लेक्सिटी को देखने के बाद वैज्ञानिक अब कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि काइपर बेल्ट, ड्वार्फ प्लैनेट्स और प्लैनेटरी बॉडीज काफी कुछ है स्टडी करने को, और कई वैज्ञानिकों के गुट आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं कि प्लूटो को ही गहराई में स्टडी किया जाना चाहिए, एक ऑर्बिटर मिशन को भेजकर। वहीं कुछ कम्युनिटीज इस पक्ष में हैं कि न्यू होराइजन की तरह फ्लाईबाय मिशन किया जाना चाहिए, ताकि हम प्लूटो जैसी एक से ज्यादा काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर पाएंगे। इस कड़ी में वैज्ञानिकों की रिसर्च टीम को दूसरा बड़ा ब्रेक थ्रू मिला कि प्लूटो ऑर्बिटर मिशन से हम दोनों काम करवा सकते हैं। प्लूटो को डीप स्टडी भी कर सकते हैं और काइपर बेल्ट में वाइड जाकर दूसरी बॉडीज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन दोनों मिशंस को एक अफोर्डेबल कॉस्ट पर कंबाइन करके सिंगल मिशन करने के लिए हमें दोनों साइड हो रहे मुनाफे और घाटे को देखना होगा। ये एक तरह से टग ऑफ वॉर होगी, काइपर बेल्ट में वाइड जाकर दूसरे ड्वार्फ प्लैनेट्स को स्टडी करने और डीप जाकर प्लूटो सिस्टम को स्टडी करने में। और वैज्ञानिकों ने जो रिजल्ट आएगा उसे कहा है ऑल इन वन कॉन्सेप्ट, द गोल्ड स्टैंडर्ड, प्लूटो काइपर बेल्ट एक्सप्लोरेशन मिशन। अब ये नई टर्म द गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? गेम चेंजिंग गोल्ड स्टैंडर्ड मिशन कुछ इस तरह से काम करता है। सबसे पहले प्लूटो का ऑर्बिटर टूर किया जाएगा, प्लूटो को डीपली स्टडी किया जाएगा। इसके बाद प्लूटो के मून शेरन को ग्रेविटी असिस्ट फ्लाईबाय करके ऑर्बिटर को प्लूटो के सिस्टम से बाहर निकालकर आगे काइपर बेल्ट में भेज दिया जाएगा, वो भी बिना किसी प्रपल्शन को यूज किए। इसके बाद पहले से एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज जिसे नासा अपने डॉन मिशन में यूज कर चुका है, इलेक्ट्रिकल प्रपल्शन सिस्टम, उसे यूज करके स्पेसक्राफ्ट काइपर बेल्ट में
आधे दर्जन से भी ज्यादा छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर और स्टडी कर पाएगा, जिसमें कई बौने ग्रह भी शामिल होंगे। इनफैक्ट कई सिनेरियोज में तो डॉन प्रपल्शन सिस्टम प्लूटो ऑर्बिटर को किसी दूसरे डॉर्फ प्लेनेट के ऑर्बिट से निकालकर अन्य किसी ऑर्बिटल मिशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी वाकई इस मिशन के लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकती है। इस रिसर्च से मिले इन ब्रेक थ्रूज ने इस डिबेट को ही खत्म कर दिया कि नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन मिशन न्यू होराइजन की तरह एक फ्लाई बाय मिशन होना चाहिए या फिर एक प्लूटो ऑर्बिटर मिशन होना चाहिए। ये डिबेट करना ही बेकार है, क्योंकि सिर्फ एक मिशन ही दोनों काम कर सकता है। ऐसा कोई मिशन फिलहाल किसी बड़ी स्पेस एजेंसी ने प्लान नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि 2020 और 2030 के दशक के आखिरी सालों में ये लॉन्च हो जाए। इससे प्लेनेटरी साइंस स्टडीज के क्षेत्र में एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। प्लैनेट्स, प्लैनेटेसिमल फॉर्मेशन, ओशन वर्ल्ड्स, एक्सोटिक एटमॉस्फेयर्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं और इवन एस्ट्रोबायोलॉजी में हमारी एक्सप्लोरेशन का विस्तार होगा। ये मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक बड़ा माइलस्टोन साबित होगा और शायद इसे वॉयेजर से कहीं ज्यादा समय तक याद भी रखा जाएगा। ये हमें हमारे ही सौरमंडल के एलियन वर्ल्ड्स की सैर करवा पाएगा। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे मिशन को अपने लाइफ टाइम में देखना चाहते हो? और इस तरह के मिशन पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।